हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों को वेलकम करती हूँ स्टडी विद मी चैनल में। एंड आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स। ओके, कंटेम्प्रेरी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इन इंडिया, जहाँ पे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस पता चलेगा, जहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट एंड साथ साथ भूदान मूवमेंट, CSR एक्ट्स एंड रोल एंड इवन राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के बारे में भी बताया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सिलेबस हमारा था वो मतलब बुक में जो सिलेबस दिया गया है उसमें सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट दिया गया है, बट जो हमारा चैप्टर 5 का सिलेबस है जो कि WBCHSC ने पब्लिश किया है, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि भूदान मूवमेंट, CSR एक्ट एंड रोल एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 ये सब आएगा एग्जाम में, ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट। सो वी डोंट हैव अ क्लैरिफिकेशन कि कौन सा वाला आएगा, जो बुक में पब्लिश है वो आएगा या जो WBCHSC ने पब्लिश किया है वो आएगा। आमतौर पर जो WBCHSC ने पब्लिश किया है वही आना चाहिए, इसलिए वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज। ओके, जो WBCHSC ने बोला है वो भी डिस्कस करेंगे एंड जो बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है वो भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट। पहले कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस बोला था सिविल सोसाइटी मूवमेंट का, तो कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब सिविल सोसाइटी मूवमेंट क्या है एंड उसके इम्पॉर्टेंसेस क्या है। सिविल सोसाइटी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो मतलब आम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, इंडिया के जो सिटीजन्स है, जो आम सिटीजन्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक ऐसा मूवमेंट निकाला है जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी मूवमेंट कहते हैं। एंड मतलब सिविल सोसाइटी मूवमेंट किसने निकाला है, ऑर्डिनरी पीपल ने, साथ साथ में सोशल ग्रुप, सामाजिक संस्थाओं ने भी मिलकर, सामाजिक संस्था, आम इंसान, इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सामाजिक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या आम लोगों ने मिलकर एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी मूवमेंट, सिविल मीन्स सिविलियन मीन्स इंसान, ठीक है, आम इंसान, सिविलियंस मीन्स आम इंसान, ना कि राजा महाराजा, ठीक है, सिविलियंस का मतलब होता है आम इंसान। सो सिविल सोसाइटी मूवमेंट दैट मीन्स आम इंसान का एक सोसाइटल जो मूवमेंट है उसको कहते हैं सिविल सोसाइटी मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्यों किया था उन्होंने स्टार्ट, इसलिए मतलब ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट इसीलिए किया था ताकि सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके बिना किसी गवर्नमेंट के। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली उन पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, देन उसको कंट्रोल कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके, उसके लिए क्या किया है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट निकाला है। सिविल सोसाइटी मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय ऑर्डिनरी पीपल, सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस टू देयर राइट्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी विदाउट बीइंग डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है, बट गवर्नमेंट के से मतलब जो गवर्नमेंट है उससे डायरेक्ट कंट्रोल होने से पहले भी अगर सोसाइटी को इम्प्रूव करेंगे तो सोसाइटी क्या करेगा, हमारे राइट्स बढ़ाएगा, सोसाइटी में हमारे राइट्स बढ़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, इसके लिए ये निकला है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो हमको बोल रहा है ये करो ये करो ये करो, वो करना ही पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं है ना, हम कोई मतलब बोल भी सकते हैं कि हमें ये नहीं करना है। सो इसके लिए बना है सिविल सोसाइटी मूवमेंट। जो गवर्नमेंट हमको फोर्सफुली जो काम करने को बोल रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा, ऐसे एक आवाज़ उठाना ही सिविल सोसाइटी मूवमेंट का काम है। It works to raise awareness about social, political, environmental और economic problems। ये किस लिए काम करता है, सिविल सोसाइटी इसीलिए काम करता है ताकि वो अवेयरनेस पैदा कर सके, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स में मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है बड़ा सा, लाइक सामाजिक प्रॉब्लम हो या राजनीतिक प्रॉब्लम हो या कोई पेड़ पौधे वाला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई आर्थिक व्यवस्था में प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके वो प्रॉब्लम हो उससे पहले एक अवेयरनेस राइज करना पड़ेगा ना, उससे पहले कि ये सब हो सकता है बोल के एक अवेयरनेस हम लोगों को देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये काम करता है सिविल सोसाइटी मूवमेंट। इसके लिए काम करता है कि क्या ये सब कुछ हो सकता है तो इसके लिए बच के रहो, ये सब कुछ कभी भी हो सकता है तो तुम लोगों को बच के रहना है। ये जो एक अवेयरनेस पैदा करने का काम करता है वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट काम करता है, ठीक है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट वो काम करता है। एंड क्या भी करता है ये, इट ट्राइज टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज थ्रू पीसफुल मेथड्स लाइक प्रोटेस्ट, कैंपेन्स एंड पब्लिक डिस्कशंस। एंड ये कैसे मतलब कैसे एक पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करता है। मतलब पॉजिटिव चेंज यानी कि शांति से,
पॉजिटिव यानी कि कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। पीसफुल मेथड से, पीसफुल तरीके से, शांति के तरीके से कोई एक अच्छा चेंज, ठीक है। कुछ गलत करने के लिए शांति से ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए शांति से, शांति द्वारा अपनाए गए मतलब शांति मेथड्स के थ्रू, पीसफुल मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक पीसफुल मेथड जैसे हो गए प्रोटेस्ट हो गया, कहीं पे जाके बैठ जाना, भूखमरी जैसा कुछ हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मतलब लगाते हैं ना, रोड में बैठते कि हमें ये चाहिए बोल के नारा लगाते हैं, रोड में बैठ के कुछ भी नहीं करते, रोड में बैठ के नारा लगाते रहते हैं। तो ऐसे पीसफुल मेथड्स के लिए ऐसे इसको पीसफुल मेथड्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट हो गया, कैंपेन्स हो गया, या कोई पब्लिक डिस्कशन। वैसे पीसफुल प्रोटेस्ट से क्या करना चाहते हैं, वो अवेयरनेस जगाना चाहते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट। सिविल सोसाइटी मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? सिविल सोसाइटी इम्पोर्टेंस मतलब सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो जो भी मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहती है, डेमोक्रेसी को और आगे बढ़ा के लेना चाहती है, डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाना चाहती है। कैसे ताकतवर बनाना चाहती है? गवर्नमेंट को एकदम मतलब गवर्नमेंट को तुम्हें इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा बोल के एक मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का जो एक काम करती है वो क्या करती है, वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट करती है। They give a voice to common people, especially those who are poor and marginalized. वो किसको वॉइस देते हैं, मतलब वो बोलने की ताकत देते हैं कॉमन पीपल को, जो साधारण लोग होते हैं उन्हें बोलने की ताकत वो देते हैं। स्पेशली उन्हें बोलने की ताकत दिया जाता है जो बहुत गरीब हो एंड जिनको मतलब थोड़ा हेप वेप दिया गया हो, डोमिनेट कर दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वॉइस दिया जाता है, यानी कि बोलने की ताकत दी जाती है। बट क्या होते हैं कि लोग वो बोल नहीं पाते ना, बोलने की ताकत उनके पास है बट उनको नहीं पता होता है कि उनको बोलना है कहीं पे जाके, तब उनको ये चीज़ मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में अवॉइड कराने के लिए कि आप लोग अगर कुछ चाहो, अगर आप लोगों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जाके रेज कर सकते हो अपना वॉइस, आप अपना वॉइस रेज कर सकते हो बोल के, ये जो बताने वाला काम है उसी को बोलते हैं अवेयरनेस। एंड ये अवेयरनेस जो रेज करता है वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं, या जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोसाइटी में जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बने होते हैं, इस मूवमेंट का काम क्या है? सिविल सोसाइटी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है, या ऐसे मूवमेंट्स जो होते हैं जो इंसानों के द्वारा किए गए मूवमेंट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी बनाने के लिए। सिविल सोसाइटी मूवमेंट यानी कि इन हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव अ सिलेबस ऑफ दैट, लाइक अहमदाबाद मूवमेंट, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता था ना, वो भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ही है। अहमदाबाद मूवमेंट हो गया, अहमदाबाद मूवमेंट के बाद आता है ये कायरा मूवमेंट, खेरा मूवमेंट जो कि गुजरात में होता है, अहमदाबाद मूवमेंट भी गुजरात में ही होता है, एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी एक मूवमेंट होता है, ठीक है। ये सब जो मूवमेंट है, बिहार चंपारण मूवमेंट है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट, मतलब बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पे होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है ना, जो कि इंसानों के द्वारा किया गया मूवमेंट है, साधारण जनताओं के द्वारा किया गया मूवमेंट है, ठीक है। सो दिस ऑल आर द सिविल सोसाइटी मूवमेंट। एंड अगर हिस्ट्री में वो पढ़ा हो तो उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक अहमदाबाद मूवमेंट में क्या हुआ था वो सब भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर मतलब ये होता किस लिए? ये साधारण जनता को जागरूक कराने के लिए बनता है ना, साधारण जनता को जागरूक कराना, इस सब चीज़ों के बारे में बोलना, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये क्या करता है, साधारण जनता को जागरूक करता है, साधारण जनता को बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या है जो हम कर सकते हैं, ये सब कुछ जो बताता है वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। फिर आता है भूदान मूवमेंट। अब भूदान मूवमेंट शुरू होता है विनोबा भावे के हाथों से। भूदान मूवमेंट को कौन शुरू करता है? भूदान मूवमेंट को शुरू करते हैं विनोबा भावे, VINOVA BHAVE। ये जो विनोबा भावे है ना, विनोबा भावे जो है उन्होंने 1951 में विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1951 में, ठीक है। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसने ये भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था? भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने इन 1951। ये क्या करता है? ये जो लैंड ऑनर्स है ना, इट इनकरेज रिच लैंड ऑनर्स टू डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लैंड टू पुअर एंड लैंडलेस फार्मर्स। ये क्या करता है? ये जो लैंड ऑनर्स है, जो अमीर लैंड ऑनर्स है, मतलब ज़मीनों के मालिक है, ज़मींदार है, लैंड ऑनर्स मीन ज़मींदार, ये जो ज़मींदार है ना, उन ज़मींदार को अपने लैंड का
अपने इतने बड़े बड़े ज़मीन जो है उनका एक टुकड़ा पार्ट, उनका एक टुकड़ा क्या करने को बोलते हैं, उन ज़मीन का एक कोई भाग, छोटा सा भाग गरीबों को, एंड जिनके पास खेत, जो फार्मर्स है जो खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, एंड जो गरीब होते हैं ना उनको, जो बड़े बड़े उनके पास ज़मीन है, उन ज़मीन को डोनेट करने को बोलता है। वुडन मूवमेंट क्या बोलता है? वुडन मूवमेंट विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था, एंड ये कहता है कि जो रिच लैंड ऑनर्स है उनको अपने लैंड का छोटा सा पार्ट डोनेट कर देना चाहिए टू द लैंडलेस फार्मर्स एंड पुअर। ओके, गरीबों को एंड लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर देना चाहिए बोलता है। द मूवमेंट एम्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये मूवमेंट किस लिए बना था? ये मूवमेंट इसलिए बना था ताकि पॉवर्टी घटे, जो गरीबी है ना वो गरीबी घट सके, वो गरीबी कम हो सके, उसके लिए वुडान मूवमेंट शुरू हुआ था। एंड इवन सोशल इक्वालिटी इन विलेजेस, मतलब अब विलेज में क्या होता है, कोई इतना अमीर होता है, कोई ज़मींदार होता है, कोई मुखिया होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, बट कोई कोई बहुत गरीब भी होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत अमीर से लेकर गरीब तक लोग रहते हैं, बट जो अमीर लोग होते हैं ना वो गरीबों को मतलब डोमिनेट करते हैं, ठीक है। जब वो गरीबों को डोमिनेट करते हैं तो ऐसे डोमिनेशन पैदा ना हो, ऐसी इनइक्वालिटी पैदा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड ओनर्स के पास भर भर के ज़मीनें हैं, पर किसी के पास इतनी ज़मीनें कि वो 500-600 मतलब 500-600 लोगों को ज़मीन जो है उनका डोनेट कर दे तो भी उनको कोई फ़र्क ना पड़े, इतना ज़मीन है किसी के पास। तो किसी के पास खाने पीने के लिए, बैठने के लिए भी ज़मीन नहीं है, घर बैठने के लिए भी, घर का जो बैठने के लिए जो घर चाहिए उतने घर बनाने वाला भी ज़मीन नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉन वायलेंस एक मूवमेंट है, ये क्या है? एक नॉन वायलेंस मूवमेंट है, जो क्यों बना है? जो गरीबी घटाने के लिए, एंड इवन जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी विलेजेस में, सामाजिक इनइक्वालिटी, सामाजिक तौर पे जो भेदभाव हो रहा है ना उसको घटाने के लिए, सोशल इक्वालिटी पैदा करने के लिए, एंड गरीबी घटाने के लिए ये मूवमेंट बना है, स्टार्ट हुआ है। ये किसमें वैसा, मतलब ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था, इसमें कोई हाथ हथियार लगा के झगड़ा करके कोई युद्ध करने वाला कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये एक वॉलंटरी डोनेशन था। वॉलंटरी डोनेशन मीन्स जो अपनी इच्छा से दे सकता था। लैंड ऑनर्स को भी ज़बरदस्ती नहीं थी कि तुम्हें अपना ज़मीन गरीबों को देना ही पड़ेगा, नहीं, जिस लैंड ऑनर को, जिस ज़मींदार को अपनी ज़मीन गरीबों को देने का मन करता था वॉलंटरीली वो उसे दे देते थे। अगर किसी को मन नहीं है तो उसको कोई भी फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसका ज़मीन है ना भाई, वो कैसे फोर्स भी कैसे करेंगे। बट जो भी अगर गरीब है, जो भी दान वगैरह में बिलीव करता था उस टाइम पे, वो क्या कर सकते हैं, वो वॉलंटरीली वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। वॉलंटरी डोनेशन था ये। वॉलंटरी डोनेशन इसलिए था क्योंकि नॉन वायलेंस एंड वॉलंटरी डोनेशन था। क्यों था? क्योंकि इसमें कोई हाथ हथियार भी नहीं उठा था, एंड किसी ने ज़बरदस्ती लैंड ओनर्स को फोर्स भी नहीं किया था गरीबों को ये ज़मीन देने के लिए। ये मूवमेंट जस्टिस का एंड पीसफुल सोशल रिफॉर्म का एक आइडिया है, आइडिया स्प्रेड करने वाला मूवमेंट है। ये मूवमेंट कैसे में हेल्प करता है? ये मूवमेंट एक आइडिया स्प्रेड करने में हेल्प करता है, जो आइडिया किसका है? जस्टिस का है, न्याय का है। एक न्याय का आइडिया स्प्रेड करने में हेल्प करता है, साथ साथ एक पीसफुल सोशल रिफॉर्म, मतलब एक शांतिपूर्ण एक समाज में कैसे बदलाव, ठीक है, बदलाव कैसे लाया जा सकता है समाज में, एक मतलब समाज में एक शांतिपूर्ण स्थिति से बदलाव कैसे लाया जा सकता है, एंड न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है, न्याय का जो विचार है उसको कैसे स्पष्ट किया जा सकता है, उस चीज़ को मतलब फैलाने में मदद करने वाला ये मूवमेंट है वुडान मूवमेंट। वुडान मूवमेंट में मेन क्या होता है? वुडान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के हाथों से स्टार्ट होता है, एंड ये लैंड ओनर्स को, गरीबों को थोड़ी सी अपनी लैंड दे देनी चाहिए, वॉलंटरीली दे देनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए बोल के ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। एंड इस मूवमेंट का मेन एम क्या है? पॉवर्टी रिड्यूस करना, एंड पॉवर्टी रिड्यूस करने के साथ साथ सोशल इक्वालिटी, विलेजेस में सोशल इक्वालिटी डेवलप करना। फिर आता है CSR एक्ट्स एंड रोल। CSR एक्ट्स एंड रोल, CSR का मतलब है, फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो CSR है ना, वो CSR एक लीगल, मतलब CSR लीगली इम्पॉर्टेंट होता है इंडिया में अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013। ओके, CSR बिकम्स लीगली इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। CSR लीगली इम्पॉर्टेंट बन जाता है इंडिया में, CSR भारत में लीगली इम्पॉर्टेंट बन जाता है एक लॉ के, एक एक्ट के अंदर, ठीक है, एक एक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी एक्ट शुरू हुआ था, वो 2013 का जो कंपनी एक्ट था उसके अंदर क्या होता है, एक लीगली जो मतलब एक लीगली इम्पॉर्टेंट
जो एक्ट बन जाता है CSR एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे एक्ट थे। सो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लीगली इम्पॉर्टेंट एक और एक्ट आता है जिसको CSR एक्ट कहते हैं। It requires certain companies to spend a part of their profit on social development activities. CSR एक्ट में क्या होता है? CSR एक्ट कहता है कि अपनी कंपनी, मतलब जिनके पास भी कंपनीज है ना, उन कंपनीज का थोड़ा सा प्रॉफिट, उस कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट अगर सामाजिक डेवलपमेंट करने में तुम लोग इन्वेस्ट कर दो तो फ़ायदा होगा हमारे देश को, इसलिए शुरू होता है। CSR एक्ट क्यों शुरू होता है? CSR एक्ट इसीलिए स्टार्ट होता है ताकि जो सर्टेन कंपनीज है ना, इट रिक्वायर्स सर्टेन कंपनीज टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। समाज में कुछ डेवलप करने के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति में जो काम होते हैं उन कामों के लिए, तो अपने थोड़े से जो पैसे हैं, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट क्या करो, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जो सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगा दो। अपनी जो कंपनीज़ है, जो सर्टेन कंपनीज़ है, जो भी कंपनीज़ तुम्हारे पास है, जो भी कंपनीज़ के मालिक तुम हो, तुम अपने थोड़े से शेयर्स, अपने थोड़े से प्रॉफिट क्या करो, समाज के उन्नति के लिए यूज़ करो, समाज के उन्नति में लगा दो, बोल के जो मतलब बोलता था CSR एक्ट। ठीक है, CSR एक्ट का रोल क्या था? CSR का रोल था कि ये एजुकेशन सपोर्ट करे, हेल्थ सपोर्ट करे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे एंड इवन रूरल डेवलपमेंट करे। ठीक है, यानी कि ये इसका क्या था, इसका एम क्या था, CSR का रोल क्या था? CSR का रोल था कि ये क्या करे, एजुकेशन को सपोर्ट करे। जो पैसे वो कंपनीज, सर्टेन कंपनीज जो पैसे देंगे अपनी प्रॉफिट से, जो पैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में लगा देंगे, सामाजिक उन्नति करने में लगा देंगे, उनके थ्रू, उन पैसों के थ्रू क्या हो, एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। इसका रोल क्या था? उन पैसों, जो वो पैसे वो देगा उसके थ्रू एजुकेशन को बढ़ा सके, जो विद्या है विद्या को बढ़ा सके। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव हो, हेल्थ क्वालिटी इम्प्रूव हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे बने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे बने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, कहीं पे भी लोग कहीं पे भी आके ऐसे कुछ भी ना कर पाए पेड़ वगैरह काट के। ठीक है, तो पेड़ वगैरह को बचा सके इसके लिए, एंड इवन प्लांटेशन प्रोग्राम्स करने के लिए, और साथ साथ में रूरल डेवलपमेंट के लिए भी, मतलब गाँव से थोड़ा विकास करके थोड़ा शहर या वातावरण उसको दे सके। इसके लिए क्या होता है, CSR एक्ट स्थापित होता है, बनता है CSR एक्ट, ताकि क्या कर सके, वो हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, एजुकेशन को भी सपोर्ट कर सके एंड इवन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सके, साथ साथ में डेवलप भी कर सके अपने गांव को। ये क्या करता है, ये कंपनीज़ को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कंपनी को क्या करता है, ये कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है एंड नॉट ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड। ओके, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड ध्यान नहीं, मतलब फ़ायदे का, मतलब पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा गांव सुधरेगा, ऐसा ही सिर्फ नहीं है। ये क्या करता है, ये अपने समाज के प्रति उसको क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल बना देता है। उन कंपनीज़ को अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कृतज्ञ बना देता है। अपने लोगों के प्रति क्या करता है, वो जब समर्पित करता है अपना पैसा लोगों के प्रति, तो वो लोग कृतज्ञ हो जाएंगे ना, उसका सम्मान करने को, तो एक ऐसा स्थिति वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे वो कंपनीज। ठीक है, ये क्या करता है, कंपनीज को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है, नॉट ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ें ही नहीं देखता बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। CSR नेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर देश में भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो CSR हेल्प करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है, किसको भी मन होगा तो वो दे देगा, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हो या सामाजिक डेवलपमेंट के लिए हो। फिर आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2005 में। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास होता है इंडिया में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहाँ पे पास होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंडिया में पास होता है। इंडिया में 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास होता है। ये सिटीजन्स को राइट देता है कि जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिस में आई है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना। इट गिव्स सिटीजन्स द राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके कुछ भी इन्फॉर्मेशंस अगर उन्हें चाहिए तो उन इन्फॉर्मेशंस को हासिल कर पाना, उन इन्फॉर्मेशंस को जान पाना, जानने का जो एक हक है उस हक, वो हक प्रदान करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेने का जो एक हक है उनके पास, उस हक को वो प्राप्त कर सकता है।
दिस लॉ प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस करप्शन। ये लॉ क्या करता है, ये लॉ ट्रांसपेरेंसी को प्रोमोट करता है, मतलब सब कुछ खुला खुला रहता है, यहाँ पे कोई भी छुपा रुस्तम वाला काम नहीं होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाता है, करप्शन भी घटा देता है। ये क्या करता है, करप्शन को कम करता है, करप्शन कम करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, एंड इवन डेमोक्रेसी को भी ये स्ट्रेंथन कर देता है, डेमोक्रेसी को भी ये और बढ़ा के लेके जाते हैं और ताकतवर बना देता है। क्या करके बनाता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना के। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, अगर गवर्नमेंट जो भी कर रहा है, लाइक अब गवर्नमेंट यहाँ पे कोई एक फ्लैट बना रहा है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा एक फ्लैट बना रहे है, तो वहाँ की जनता उनको पूछ सकते हैं कि ये फ्लैट तुम क्यों बना रहे हो। अगर अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ रहा है, तो ये जो हमारा घर उजड़ रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या ऐसा करोगे कि मैं तुम्हें ये चीज़ करने दूँ, बोल के जो एक इन्फॉर्मेशन गेन करने का जो एक ताकत होता है, इलीगल हो गए, कोई किसी को मार दिया है, उसको मारने का इन्फॉर्मेशन मुझे दो, मैं वो इन्फॉर्मेशन मिटा दूंगा, इसके लिए नहीं, बल्कि अगर कोई वहाँ पे कुछ बड़ा बनाने वाला है या कुछ करने वाला है उनकी ज़मीनों में अगर कोई कुछ करने वाला है, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहाँ पे कुछ करने वाले हैं, तो सिटीजन्स के पास राइट है कि ये सब तुम क्यों करना चाहते हो, उस चीज़ का मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो जब वो सिटीजन इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तब उन्हें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तब क्या होगा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अपने देश के प्रति गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अकाउंटेबल भी हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको आंसर भी देना है ना, अगर किसी ने पूछा तो वो गलत काम नहीं करेगा। अब लोग क्या कर सकते हैं, लोग पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है, उन पब्लिक अथॉरिटीज़ को उस पब्लिक अथॉरिटीज़ में क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं, प्रश्न भी उठा सकते हैं, एंड उनको देखभाल भी कर सकते हैं, मतलब उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा रिवर में बहुत बड़े बड़े डैम्स स्थापित हुए हैं उनको अपोज करने के लिए शुरू होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज एस्टैब्लिश्ड टू अपोज लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में जो बहुत बड़े बड़े लार्ज डैम्स बने थे उनको अपोज करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पे जो रिवर है ना, ये नर्मदा रिवर फ्लो होता है फ्रॉम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। गुजरात से गुजरात से मध्य प्रदेश, गुजरात जाता है, गुजरात से मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ये क्या होता है, फ्लो करता है। गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से ये जो नर्मदा रिवर है वो नर्मदा रिवर फ्लो करता है। एंड फिर ये जो आंदोलन है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये किसके द्वारा किया गया था, ये मेधा पाटकर बोल के एक नाम की लड़की है, मेधा पाटकर, ओके, मेधा पाटकर एंड उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया होता है। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है, दिस वाज लीड बाय मेधा पाटकर एंड अदर्स, ओके, मेधा पाटकर। ये जो था विनोबा भावे ने शुरू किया था, भूदान मूवमेंट इन 1951। ये क्यों हुआ था, भूदान मूवमेंट हुआ था ताकि थोड़े पोर्शन ऑफ लैंड क्या कर सके, गरीबों को दान में दे सके वॉलंटरीली, ठीक है। एंड CSR एक्ट हुआ था ताकि जो बड़े बड़े कंपनीज है वो कंपनीज अपने थोड़ी प्रॉफिट सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगा दे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसलिए होता है ताकि लोग क्या कर सके, गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत काम करने वाला हो तो उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा सके, उनकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा रिवर में बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं एंड उन डैम को अपोज करने के लिए, जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं वहाँ पे उन डैम को हटाने के लिए, बोलने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है। नर्मदा रिवर जो होता है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से फ्लो होता है। एंड ये जो आंदोलन है ये मेधा पाटकर एंड उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर शुरू किया हुआ होता है। ये मूवमेंट क्या करता है, ये मूवमेंट कंसर्न रेज करता है अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन एनवायरमेंटल डैमेज। अगर इतना बड़ा डैम तुम लोग यहाँ पे रिवर में बनाओगे, नर्मदा रिवर में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोगों को तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाएगा ना। एंड जो इन्वायरमेंटल डैमेज होगा उसके बारे में क्या करोगे तुम लोग, डैम तो तुम लोग बना दोगे बट इन्वायरमेंट में हानि पहुँचेगी ना। एंड हम नहीं चाहते कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में हानि पहुँचे, या वहाँ के लोगों का ये थॉट है। बट वहीं के लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी जगह पर डेवलपमेंट हो, उनकी जगह पर हॉस्पिटल्स बने, उनकी जगह पर क्या बने, रोड्स बने अच्छे अच्छे, वो चाहते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हो। बट जब डेवलपमेंट करने की बारी आती है तब वो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। मतलब उनको डेवलपमेंट भी करानी है एंड खुद भी वहाँ से नहीं हटते हैं। अगर वहाँ से हटोगे नहीं तो गवर्नमेंट को ज़मीन कहाँ से मिलेगा, अगर वहाँ पे ज़मीन नहीं है। तुम कहीं पे ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे गवर्नमेंट का अपना ज़मीन नहीं है, वेस्ट ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट का अपना ज़मीन नहीं है, तो तुम्हें हटा के वहाँ पे उसको कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो जब तुम्हें हटाएगा तो वो बिना पैसे दे के तुम्हें धक्का मार के नहीं निकालेंगे ना, गवर्नमेंट तुम्हें पैसा पे करेंगे ना तुम्हारी ज़मीन का। सो
हम चाहते हैं कि डेवलप हो, हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप करे, हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, हमारे देश में उन्नति हो। हम अगर उन्नति नहीं कर रहा है, देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, जैसा का तैसा है इंडिया। और जब डेवलपमेंट करने की बारी आती है तो इन्वायरमेंट बचाओ आंदोलन शुरू कर देते हो। इन्वायरमेंट को क्यों नुकसान कर रहे हो, इन्वायरमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट, हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे। पहले कहते हो कि डेवलपमेंट करो, जब डेवलपमेंट करने की बारी आती है तब बोलते हैं कि 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन हमारे पेड़ पौधे कटने नहीं देंगे। अगर पेड़ पौधे बचाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे बचाने हैं तो कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते ना हम लोग। इंडिया को डेवलप भी कराना है, साथ में पेड़ पौधे भी बचाने हैं। दैट मीन्स यू हैव टू डू सम टेक अ मेजर, नॉन अलाइन मूवमेंट का जैसा एक बीच का रास्ता चूज करना पड़ेगा ना, ताकि इंडिया डेवलप भी हो एंड पेड़ पौधे भी ना कटे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक ऐसी ज़मीन देखनी पड़ेगी जहाँ कम पेड़ पौधे हो। अगर कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन। उस ज़मीन पे हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, उस ज़मीन पे जो भी चीज़ बनानी है वो चीज़ बनाएंगे। बट उस चीज़ को बनाने के बाद उसकी साइड साइड में पूरी बाउंड्रीज हम लोग पेड़ पौधे की कर देंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज रुक जाएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज उतना नहीं होगा। क्या करेंगे, बहुत जगह वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत थे, वहाँ पे पेड़ पौधे, तो उन पेड़ पौधों को कट करके वहाँ पे डेवलप करके, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी पूरी बाउंड्री सीमेंट और ईंटे की बाउंड्री ना बनाकर पूरे पेड़ पौधे की बाउंड्री हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं। उसके साइड साइड वाले एरियाज़ में हम लोग पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी जगह उस पेड़ पौधे ग्रो करने के लिए भी हम लोग रख सकते हैं। उसके आगे अच्छा भी दिखेगा, पेड़ पौधे भी ग्रो होंगे, ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, राइट। सो ऐसा हम लोग एक मतलब एक मेजर ले सकते हैं, ऐसा इनिशिएटिव हम लोग ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, डेवलप भी हो इंडिया एंड साथ साथ इंडिया में डेवलप मतलब जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो वो भी ना हो। डैमेज हो जाएगा पहले, बट बाद में जाके वो सुधर जाएगा ना, अगर हम लोग पेड़ पौधे, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद पेड़ पौधे वहाँ पे लगा देते हैं। He demanded proper rehabilitation for affected families। कोई भी जो भी फैमिलीज़ वहाँ पे इफेक्टेड है, लाइक अब मतलब कोई भी वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ जहाँ पे डैम बन रहा है, वहाँ किसी का घर था तो वहाँ के आसपास किसी का घर था, तो वो लोग अब वहाँ नहीं रह सकते बोल के वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। तो उनको प्रॉपरली पे करे, जितना भी ज़मीन उनका गया उन ज़मीन के पैसे भी उनको दे, एंड जब तक वो मतलब वहाँ से हट गए तो उनको काम करना पड़ेगा ना, काम करने के पैसे उनके पास नहीं होंगे, काम ढूंढना पड़ेगा, तो कुछ महीनों के 2-4 महीनों के खर्चे उनको दे, साथ साथ में ज़मीन का जो सही मूल्य है वो मूल्य भी उनको दे, ठीक है, जो फैमिली अफेक्टेड है उस चीज़ से। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हाईलाइट करता है फॉर द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करता है, ये आगे के फ्यूचर नीड में भी इस चीज़ को चाहिए, ये चीज़ चाहिए, कभी भी कुछ भी ख़त्म हो सकता है। सो हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं किया हमने तो क्या होगा, डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड डैम कंस्ट्रक्ट करने तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं लाइक पेड़ कट करना नहीं होगा, पेड़ कट नहीं कर सकते, पेड़ भी तो भविष्य की पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, डैम भी भविष्य की पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, एंड पेड़ जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ एंड डैम्स बोथ आर नेसेसरी फॉर दी फ्यूचर जनरेशन। सो दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैनेज करके साथ में बैलेंस मिला के लेके चलना पड़ेगा ना। सो ये जो मूवमेंट है, ये जो आगे पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके जो नीड्स है उसको हाईलाइट करती है, ठीक है। फिर आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कब शुरू होता है, चिपको मूवमेंट 1970s में शुरू होता है। 1900 उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 1970s में क्या होता है, चिपको मूवमेंट शुरू होता है। चिपको मूवमेंट्स मीन्स अब देखो किसी के साथ चिपक कर आया, ऐसा कुछ नॉलेज आ रहा है चिपको नाम से ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ क्या करती है, मम्मियाँ जाके पेड़ को गले लगा लेती है, ऐसा एक मूवमेंट होता है चिपको मूवमेंट, जो 1970s में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ होता है। उत्तराखंड में 1970s में शुरू हुआ एक मूवमेंट है, दैट इज नॉन एज चिपको मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे विलेजर्स जो होते हैं, विलेजर्स मतलब गांव के जो लोग, गांव के लोग, उनमें से भी अब ज़्यादातर औरतें, गांव के लोग, बट ज़्यादातर वीमेंस, ओके, ज़्यादातर गांव के लोग जो थे, गांव के लोग वहाँ पे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों ने, जो मम्मियाँ थी उन्होंने गले लगाया पेड़ को, नहीं, वहाँ पे मर्द भी थे, वहाँ पे जो लड़के लोग होते हैं वो भी थे, बच्चे भी थे शायद, बट जो विलेजर्स थे वो विलेजर्स वहाँ पे थे, बट ज़्यादा तौर पे वहाँ पे लड़कियाँ थी, ज़्यादा तौर पे वहाँ पे औरत थी, मतलब मम्मियाँ थी, ठीक है, जो क्या कर रही थी, जो पेड़ कोई कट कर रहा था, मतलब कुछ बनाने के लिए वहाँ पे पेड़ कट किया जा रहा था, तो उस पेड़ को हम लोग कट नहीं करने देंगे ऐसे पेड़ को बोल के मम्मियाँ क्या कर रही थी, जो पेड़ था उसको ही गले लगा के मम्मियाँ वहाँ पे रह रही थी। क्यों गले लगा रही थी, क्योंकि अब देखो तुम्हें पेड़ काटना है तो तुम्हें मुझे भी काटना पड़ेगा, तो कोई भी इंसान जाके एक मम्मी को काट के तो वो पेड़ नहीं काटेगा ना, मम्मी और पेड़ दोनों को तो नहीं काटेगा ना, तो वो रुक जाएगा, वो पेड़ ऑटोमेटिकली नहीं काटेगा। तो इसके लिए क्या करती है मम्मी लोग, जाके पेड़ को हक कर लेती है, ठीक है, पेड़ को हक कर लेती है। क्यों हक कर लेती है, क्योंकि उनको
उनको क्या नहीं करना था, उस पेड़ को कटने नहीं देना था। द मूवमेंट एम्ड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड द इन्वायरमेंट। ये मूवमेंट क्यों हुआ था? ये मूवमेंट फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फॉरेस्ट कितनी हैवीली डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी पेड़ पौधे कट रहे हैं, कहीं पे भी डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे कट रहे हैं। अरावली या कुछ माउंटेन था पंजाब ना कहाँ का, वो भी कट होने वाला था थोड़ी देर पहले। सो ऐसे क्या हो रहा है कि सारी जंगल डिस्ट्रॉय हो रही है। ऐसा नहीं है अरावली काटना गलत है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि अरावली काटना गलत है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, कुछ करने का सोचा होगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा ना। अब देखो अरावली का भी क्या हो जाएगा कि अरावली इतना बड़ा फॉरेस्ट है, इतना ह्यूज फॉरेस्ट है, जहाँ से बहुत कुछ मतलब मिलता है इंडिया को, बहुत कुछ एक गेनिंग सोर्स है, ठीक है, जहाँ से बहुत कुछ मिलता है इंडिया को। बट क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे काले धंधे चल रहे थे। अरावली मूवमेंट के में क्या हो रहा है, अरावली जो जंगल था वहाँ पे क्या हो रहा है, अरावली या कुछ ऐसा था ना, वहाँ पे क्या हो रहा था कि माइनिंग्स वगैरह हो रहे थे, छिपके छिपके काले धन वहाँ पे उस जंगल के ज़मीन नीचे नीचे क्या हो रहा था, मतलब काले धंधे चल रहे थे। तो काले धंधे चल के अंदर से खोखला करना, उस ज़मीन को अंदर से खोखला करके पूरी एक ही साथ डुबा देने से अच्छा है कि क्या करें हम लोग वहाँ पे कुछ डेवलप करें। एंड जब अरावली को काट के हम लोग वहाँ पे कुछ अच्छा बनाएंगे, तो अच्छा बनाने के बाद उसकी जो सराउंडिंग एरियाज़ है, उसके सराउंडिंग एरियाज़ में हम लोगों को क्या करना है, फिर से पेड़ पौधे उगाने हैं। एंड ऐसे क्या कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे, एंड इवन साथ साथ में हम लोग इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं होने देंगे, हम लोग फिर से पेड़ पौधे उगाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे क्या हो गया, दोनों काम हो गया ना। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट भी हो गया, मतलब फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया, एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कर लिया, जिसके लिए चिपको मूवमेंट बना था। चिपको मूवमेंट क्यों बना था? ताकि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे जो अरावली जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को भी अगर काट देंगे तो चिपको मूवमेंट के लोग आएंगे एंड दैट ऑल, ठीक है, वो सब कुछ होगा। तो भी उनको बता सकते हैं हम लोग कि अगर ये यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह कट होगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर होल इंडिया, नॉट ओनली फॉर द पीपल हु स्टे ओवर देयर, हु स्टे नियर दैट एरिया, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल इंडिया, राइट। होल इंडिया के लिए एक बेनिफिशियल मूवमेंट रहेगा, एक बेनिफिशियल मूवमेंट या एक बेनिफिशियल मूवमेंट रहेगा। बट जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाए, जब वहाँ पे जो बनने वाला है, जो होने वाला है, जो चीज़ें वो हो जाए, उसके बाद या वो बनाते बनाते ही हमको जो पेड़ हमने काटे थे उसके साइड साइड में जितना एरिया में वो चीज़ बनेगा, उसके साइड साइड के एरियाज जो भी है वहाँ पे हम लोग पेड़ पौधे फिर से ग्रो करें, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों होता है? ये मूवमेंट एक पीसफुल इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, इंडिया में एक पीसफुल इन्वायरमेंटल एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट एक सिंबल है कि इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडिया में भी एक शांतिपूर्ण कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हो रहा है। चिपको मूवमेंट में कोई भी शोर शराबा झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं होता है ना, जाके मम्मियाँ गले लगा लेती है पेड़ को, एंड लोग उसको नहीं काटते क्योंकि वहाँ पे मम्मियाँ होती है, ठीक है। सो ये चिपको मूवमेंट ऐसा होता है। दैट्स ऑल।